हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू फार्मेस्टिक एंड वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था प्री फॉर्मुलेशन का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, क्यों कहते हैं, क्या होता है और कैसे होता है, ये सब हमने पढ़ा था। क्या उसमें डिफरेंट पार्ट्स स्टेजेस से बोल सकते हैं, ये सब हमने देखा था, जिसमें हमने क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म कवर किया था। ठीक है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं पार्टिकल साइज एंड शेप का इंपॉर्टेंस। देन हम लोग फ्लो प्रॉपर्टी, पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। देन कुछ पार्ट जो है क्रिस्टलाइन में रह गए थे, यानी क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में, वो हम लोग कवर करेंगे। बेसिक पार्ट है, इतना समझने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार आपको लेना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं वो उसका क्वेश्चन बन सकता है, जिस पैड में कुछ छोड़ने लायक जैसा है नहीं। आइए देखते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे पहले नॉन स्टोइचोमेट्रिक एडक्ट्स एंड स्टोइचोमेट्रिक एडक्ट्स। अडक्ट्स मतलब क्या? अडक्ट्स मतलब जैसे आपको थोड़ा सा लग रहा है, अटक यानी कि कुछ चीजें जो है वो मिल जाएंगी। मान लो ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, ऐसे मिल गई तो ये अडक्ट्स बनेंगे। ठीक है। ऐसा ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं दिखता, बट समझ लो कि ऐसा अडक्ट्स बनता है। नाउ ये दो प्रकार के होंगे। कैसे होंगे? दो प्रकार के होंगे। एक स्टोइचोमेट्रिक यानी एक नॉन स्टोइचोमेट्रिक। स्टोइचोमेट्रिक यानी कि क्या? देखो, हमने बचपन में सीखा था, जो हमारा केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल रिएक्शन जो था, वो बैलेंस नहीं होता था। हम यहाँ पर कभी 2H2O लगाते थे, या किसी ने यहाँ पर कभी 10 भी लगा दिया होगा, या कोई 6 लगा रहा है। तो ये सब हम लोग जो कर रहे हैं, इसको हम लोग एक स्टोइचोमेट्रिक प्रोसेस बोलते हैं, जो कि केमिकल इक्वेशन को यानी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में काम देता है। तो दिस इज अ स्टोइचोमेट्रिक अडक्ट, यानी कि इसमें अडक्ट्स ऐसे बनेंगे, ऐसे केमिकल्स आएंगे जिसमें रिएक्शन बैलेंस करने के लिए ये सब चीजें लगेंगी। सिंपल मीनिंग में, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। देन नॉन स्टोइचोमेट्रिक में क्या आ जाएगा? जिसमें ये सब नंबर यूज नहीं होते हैं। सिंपल मीनिंग है ये। ठीक है। स्टोइचोमेट्रिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक आपने समझा। नॉन स्टोइचोमेट्रिक में आपको कोई भी ये सब इक्वेशन नहीं लगाना पड़ता, यानी कि 2 10 ये सब बैलेंस करने के लिए नहीं, सिंपल। ठीक है। अब इसमें दो प्रकार होते हैं, दो नहीं, एक एक टाइप के होते हैं। जैसे कि स्टोइचोमेट्रिक में सॉल्वेट्स होते हैं। देन इसमें इंक्लूजन या तो क्लैथरेट्स होते हैं। ठीक है। इसमें नॉन स्टोइचोमेट्रिक सॉल्वेंट्स, यानी ये मान लो कुछ ऐसे एडक बने हैं, इसमें एक सॉल्वेंट है। ठीक है, वेरी सिंपल। और क्लैथरेट्स यानी कि कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें, जैसे आपने एक्सटेंसिव का खेला होगा, तो ऐसे ऐसे कुछ क्लैथरेट्स या केस टाइप बनते हैं। ठीक है, ऐसे। सो दिस इज द क्लैथरेट या तो इंक्लूजन सिस्टम। और सॉल्वेंट्स यानी कि अडक बनेगा, उसमें सॉलिड रहेगा। अब यही अगर सॉल्वेंट इसमें वाटर होगा, ठीक है, वाटर होगा, तो इसे मैं बोलूँगा कि ये है हाइड्रेट। ठीक है। सॉल्वेट सिस्टम में अगर पानी मिला तो उसको मैं बोलूंगा हाइड्रेट। ठीक है, वेरी सिंपल मीनिंग। ये आपको इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो रेक्टिफिकेशन है, आपको समझना, याद करना पड़ेगा। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट और डिसोल्यूशन रेट, स्टेबल, ये जो आपका चीज़ है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। नौ मॉलिक्यूलर अडक्ट्स जो मैंने आपको बताया, ऐसे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक एंड स्टोइचोमेट्रिक। तो इसमें जो तीन है हम लोग समझ लेते हैं। चैनल, लेयर एंड क्लैथरेट्स। सो चैनल इज व्हेन द क्रिस्टल कंटेन्स अ कंटिन्यूअस चैनल इन विच द सॉलिड मॉलिक्यूल कैन बी इंक्लूडेड, इज कॉल्ड चैनल। यूरिया फॉर्म चैनल। एग्जांपल आप याद रख लो। लेयर में क्या होगा? लेयर्स बनेंगे जिसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर एनट्रैप्ड इन द बिटवीन द layers of a crystal. Then clathrates में जैसे मैंने आपको बोला केस टाइप बनता है, एंड फाइव विद इन द कैविटी ऑफ द क्रिस्टल फ्रॉम द ऑल साइड। तो ये आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत है। मैं जानबूझ के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप सोचते होंगे कि सर कुछ समझा क्यों नहीं रहे, बिकॉज आपको ये सिर्फ इसमें इतना बेसिक जानना है। अच्छा, इसमें ये टाइप है स्टोइचोमेट्रिक में, ये बस, ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है। तो ये रहा क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म का समरी वाइज, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो मैं इसको फास्ट फास्ट ही कवर कर रहा हूँ। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिकल साइज। अब आप अपने से भी दिमाग लगाओ, मैं साथ ही साथ पढ़ाता हूँ। देखो, पार्टिकल साइज एक फॉर्मुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लो मुझे एक टैबलेट बनाना है। ठीक है, मुझे एक टैबलेट बनाना है, कुछ ऐसा मेरा टैबलेट है। ठीक है। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर पार्टिकल साइज, ठीक है, मतलब पार्टिकल नहीं बोलूंगा, चलो ग्रेन्यूल्स बोलूंगा, आप ग्रेन्यूल्स बनाते होंगे। तो ग्रेन्यूल साइज अगर कुछ कोई ऐसा रहा, कोई ऐसा रहा, ये तो ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, कुछ ऐसा रहा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा।
तो इससे क्या होगा, मेरा जो स्टूडेंट है वो क्या बोलेगा, सर इसमें सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी का प्रॉब्लम आएगा। वेरी नाइस। यूनिफॉर्मिटी का प्रॉब्लम आएगा, चाहे वो ग्रेन्यूल्स हो, चाहे वो आपका ड्रग हो, अगर वहां पर पार्टिकल साइज मतलब सही नहीं रहा, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं रहा, तो नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी। नॉन यूनिफॉर्मिटी क्या होती है वो भी मैं समझाता हूँ। फिर मेरे को एक प्रॉब्लम आएगा, वेट वेरिएशन। क्या आएगा? वेट वेरिएशन। ठीक है। फिर मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है पंचिंग में, ठीक है, यानी कि कंप्रेशन में बोल सकते हैं। ठीक है। देन मुझे प्रॉब्लम आ सकती है डिसोल्यूशन में। ठीक है। किधर आएगी? डिसोल्यूशन में। ठीक है। देन मुझे प्रॉब्लम आ सकती है एक्शन में। ओ सर, आपने कहाँ से कहाँ लेके गए। देखिए, दिस इज बिकॉज फार्मास्यूटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि प्री फॉर्मुलेशन इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपका पार्टिकल साइज इज नॉट यूनिफॉर्म, मान लो, मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक स्कूल है, वहां पर बच्चे जो है वो एक यूनिफॉर्म, मान लो यूनिफॉर्म ही नहीं पहन रहे, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे, जैसे कॉलेज में होता है। कोई अच्छा कपड़ा पहन के आएगा, यानी एकदम स्टाइल वार मार के, कुछ हमारे जैसे नॉर्मल टी शर्ट पहन या पैंट पहन के आते हैं, ठीक है, कुछ लोग जैकेट पहन के आते हैं, तो वहां पर नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। ऐसे ही टैबलेट में होता है, अगर कोई पार्टिकल इतना सा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मिटी, है कि नहीं, सब लोग एक जैसे नहीं है। तो इसकी वजह से दंगा हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधारा नहीं मैच करते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ कलेश होना तय है। तो ऐसे ही हमारा टैबलेट है, अगर टैबलेट में पार्टिकल साइज सही नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं ये सब चीजें कॉज करेगा, जैसे कि वेट वेरिएशन। ठीक है। अब आप ही दिमाग लगाओ, एक पार्टिकल इतना छोटा है, एक पार्टिकल इतना बड़ा है, तो एक मोटा एक छोटा, एक पतला एक मोटा, ऐसा रहेगा, तो क्या वेट इक्वल रहेगा? क्या नहीं। वेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा? क्या नहीं, ऊपर नीचे होता रहेगा। यानी कि मान लो मुझे 300 mg का बनाना है, ठीक है, 300 mg का मुझे टैबलेट बनाना है, वो नहीं बनेगा, बिकॉज पार्टिकल साइज आपका सही नहीं है, कोई मोटा है कोई छोटा है। ये सारी प्रॉब्लम आती है। कंटेंट ऑन यूनिफॉर्मिटी आपने सुना होगा, दिस इज फॉर द एपीआई, नॉट फॉर द टैबलेट, यानी एक्सिपेंट्स के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द एपीआई। अगर एपीआई में भी कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी आप में एक्शन की। ठीक है। वेट वेरिएशन हम क्यों देखते हैं? यूएसपी का उसमें भी रहता है कि भाई, और आईपी का भी लिमिट रहता है कि भाई कुछ इतने इतने एमजी में इतना वेरिएशन होना चाहिए परसेंटेज का। वो टेबल आप देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मैं टैबलेट्स में कवर करूंगा, जान मुझे यहाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं। देन हमने बोला था कंप्रेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर मान लो कोई पार्टिकल इतना छोटा है, कोई इतना बड़ा है, तो कंप्रेस ठीक से नहीं होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद डिसोल्यूशन में कैसे आएगा प्रॉब्लम, जो पार्टिकल बड़ा है वो बाद में क्या बोलते हैं डिजोल्व होगा। क्यों? हमने पढ़ा है कि स्मॉलर द साइज ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कम होगा तो बाद में एब्जॉर्प्शन कम होगा, और एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं डिसोल्यूशन से रिलेटेड है। तो ये सब पैरामीटर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका पार्टिकल साइज छोटा है, यूनिफॉर्म है, तो आपको ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टिकल साइज। देन आता है पार्टिकल शेप। अगर ऐसे ऐसे है, इरेगुलर शेप है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, ठीक है, तो दिस इज द अगेन पार्टिकल शेप यहाँ पर सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्पेरिकल हम लोग ग्रेन्यूल्स इसके लिए बनाते हैं, ताकि जो स्पीयर्स हैं एक काइंड ऑफ सर्कुलर पार्टिकल बने, ताकि वहां पर यूनिफॉर्मिटी आए। ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग फाइन्स वगैरह डालते हैं ये वर्ड्स को फिल करने के लिए। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो टैबलेटिंग पार्ट में आ जाता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टिकल साइज। पूरा देखो, एब्जॉर्प्शन में जा रहा है, और एब्जॉर्प्शन में वो अफेक्ट करेगा, तो एक्शन में भी वो इफेक्ट करेगा। सो इसी के लिए पार्टिकल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इसमें भी मैंने एकदम डिटेल में नहीं गया हूँ, आपको एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बिकॉज बहुत डिटेल में जाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन तय तय है। बिकॉज अभी आपको उतना, आई गेस, समय भी नहीं बचा है, और इतना समझने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि पार्टिकल साइज और शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्मुलेट अ गुड फॉर्मुलेशन। सिंपल। क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए, क्यों हो सकते हैं एकदम डिटेल में नहीं बताया मैंने, बट कुछ कुछ पॉइंट मैंने ले लिए हैं। ठीक है। मैं ये सब जान मुझ के कर रहा हूँ, अभी मत सोचो कि सर उड़ा दे रहे हैं। मैं इसके लिए नहीं रहा हूँ, बिकॉज वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है इस लेवल पे। ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए ये चार मेथड है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि माइक्रोस्कोपी में कितने साइज तक आप पार्टिकल, कितने साइज वाले पार्टिकल आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसमें आई गेस 0.22 लेके 100 माइक्रोमीटर तक आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है। देन सीविंग मेथड में आप
52, 52, 1500 कर सकते हैं, ठीक है, 1500। सेडिमेंटेशन में आप 200 माइक्रोमीटर कर सकते हैं, और इसमें 0.5 से 500 तक कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप ये क्रॉस चेक कर लेना। सो दिस आर द मेथड जिससे आप पार्टिकल साइज डिटरमाइन करोगे। क्यों पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना है? जो कि मैंने पैरामीटर्स आपको पता है, वही सब को इंश्योर करने के लिए कि वो सही है कि नहीं, हम लोग पार्टिकल साइज डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, ये मेथड क्या होता है, चलो समझ लेते हैं एक बार। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी नाम से ये काम, एक माइक्रोस्कोप होगा, ठीक है, ऐसे ही समझ लो। ये माइक्रोस्कोप है, ये आपका स्लाइड है, जिसमें मैंने पार्टिकल डाल के आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। आपको यहाँ से देखना है, तो आप वहाँ पर वो जो स्केल वगैरह रहता है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं जहाँ से आप माइक्रोस्कोपी यानी कि पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकते हो। सीविंग मेथड में जो सीव्स होते हैं आपने देखा है, वेरी बहुत सारे साइज के होते हैं, जैसे मैश नंबर 22, देन 36, ऐसे ऐसे मैश साइज होते हैं, ठीक है। वो सब में पास करके कितने पे कितना रिटर्न हुआ, वो सब हम लोग करते हैं। नॉट सो इम्पोर्टेंट राइट। सेडिमेंटेशन में हम लोग पार्टिकल्स को सेडिमेंट करा के देखते हैं। देन कंडक्टिविटी मेथड ऑल्सो नोन एज द कुल्टर काउंटर मेथड। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, कुल्टर, कुल्टर काउंटर, काउंटर मेथड, ठीक है। ये आपको माइक्रोमेटिक्स में और अच्छे से समझेगा। अगर मुझे समय मिला तो मैं ले लूंगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन यहाँ मैं इसके लिए नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज हम प्री फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग बने रहते हैं, माइक्रोमेटिक्स में इतना ना जाए। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला था कि विष्णु जी के अलग अलग रूप है, ऐसे ही इसमें होता है ना। फार्मास्यूटिकल्स में पॉलीमॉर्फिज्म निकालना वाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये आपके पूरे फॉर्मुलेशन की बैंड बजा सकता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन की बैंड बजा सकता है, इसके लिए पॉलीमॉर्फ्स आपको निकालना जरूरी है। नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, और यहाँ पर आप इसमें एमसीक्यू निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। कि अगर आपको कोई एमसीक्यू आएगा, बहुत लोग पॉलीमॉर्फ और पॉलीमॉर्फिज्म में, पॉलीमराइजेशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। वैसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन होते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, पॉलीमॉर्फिज्म जो है, एक ही केमिकल एंटिटी से बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। एक ही, मतलब एक ही बंदा है, अलग अलग उसके रूप है, ऐसा। देन पॉलीमेरिज्म यानी कि एक एक चेंज जुड़ रहा है, एक एक चेंज जुड़ रहा है, दिस इज अ पॉलीमॉर्फिज्म, ना पॉलीमेरिज्म, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, बिकॉज बहुत ही पॉलीमेरिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में बहुत ही अंतर है। मॉर्फिज्म मतलब, मॉर्फ मतलब क्या है, एक फॉर्म हो जाता है, ऐसा आप समझ लीजिए। मॉर्फ और फॉर्म ऐसा आप कनेक्ट कीजिए, देन यू विल रिमेंबर कि अच्छा पॉलीमॉर्फिज्म एंड पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, जो हम लोग गन्ने का जूस लेते हैं, वो 1-2 घंटे बाद काला हो जाता है। क्यों हो जाता है? जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ पर पॉलीमराइजेशन में जाते हैं, जिसकी वजह से वो काला हो जाता है। वो भी इंक्लूड है हमारे प्री फॉर्मुलेशन में, आगे आगे हमारे पार्ट में हम लोग जरूर समझेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, बस चेंज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, देन बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हो, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। एक होता है इनैंशियोट्रोपिक और एक होता है मोनोट्रोपिक। इनैंशियोट्रोपिक का क्लासिकल एग्जांपल है सल्फर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द point can be changed from one form to another by varying temperature or pressure। तो देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, which of the following polymorphic form is इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर और प्रेशर। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, तो इनशोमेट्रिक आपको इनशोट्रोपिक आपको टिक करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना है, आप मतलब आंसर निकालना है आपको, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ के, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं मोनोटॉपिक में। मोनोटॉपिक में क्या रहेगा, वन विच इज अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, विच इज एग्जाम्पल इज ग्लिसरॉल स्टीरेट। इसके ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को निकाल सकते हैं, जैसे कि आउटस्टेज माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल डीटीए बोलते हैं, डीएससी, थर्मोग्राफिक एनालिसिस, एक्सरे एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी ना। हम लोग फ्लो प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फ्लो प्रॉपर्टी क्या होता है? फ्लो प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी टू फ्लो, मतलब बहुत ही लेन था ये। जैसे कि एक पाउडर है, वो कैसे फ्लो कर रहा है, बस हमको वो डिटरमाइन करता है। तो फ्लो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एंगल ऑफ रिपोज, यहाँ मैंने फॉर्मूला जानबूझ कर नहीं लिखा है, और ना ही फ्लो प्रॉपर्टी का मैंने पूरा इसमें स्लाइड लिखा है, बिकॉज वो नोन चीज़ें आपने की है। तो एंगल ऑफ रिपोज हम लोग निकालते हैं, देन बल्क डेंसिटी वगैरह, बल्क वॉल्यूम, टैप डेंसिटी, कास्ट कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, हॉर्सनेस रेशियो, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। और इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, इसके टेबल जो है वो याद कर लो, यहाँ मैंने नहीं डाला है, बिकॉज वही चीज़ें बार बार आप बहुत जगह देखे हो, तो मैं वो जानना जरूरी नहीं समझता, बिकॉज वो एक रट्टो फाई वाला थिंग है।
तो जानने की इतना बार बार वही चीज़ दिखा के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। हाँ, फिर आप स्किप करोगे, ये वो तो मतलब नहीं है। तो फ्लो प्रॉपर्टी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ क्यों उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फ्लो प्रॉपर्टी, सबसे पहले अगर आप, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये हॉपर है। तो हॉपर में आपको अगर कुछ डालना है, यानी पाउडर जो आपको डालना है, तो वो अगर उसका फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा नहीं होगा, तो यहाँ पर वो कुछ ऐसे ऐसे जो है पार्टिकल यहाँ पर चिपक जाएंगे, जिसको हम लोग रैट होलिंग भी बोलते हैं। मतलब बीच में होल रहेगा और साइड में पार्टिकल जो है वो चिपक जाएंगे। अगर फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा नहीं होगा, देन ब्रीजिंग भी होता है, मतलब पूरे पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं, तो वो होता है ब्रीजिंग। तो इसकी वजह से हमारा अगेन वही चीज होती है, कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, वेट वेरिएशन, ये सब में प्रॉब्लम आता है, बिकॉज पाउडर ठीक से गिर ही नहीं रहा है। अगर फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा नहीं है तो हॉपर में से गिरेगा ही नहीं, कुछ जो है अटक जाएंगे, ठीक है। बड़े पार्टिकल नीचे चले जाते हैं, और छोटे पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर इफेक्ट होती है। और ये सब कैसे निकालते हैं आपको पता है, एंगल ऑफ रिपोर्स एंड थीटा इक्वल टू एच बाई आर, हाइट ऑफ द ये ब्ला ब्ला आपको आता है, ठीक है। बस आप याद कर लो, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, हॉर्नर रेशियो, क्लास कंप्लेक्सिबिलिटी इंडेक्स एंड एंगल ऑफ रिपोर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो, ये लेक्चर समझ में आया। बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, ज़्यादा डिटेल में नहीं गया जान मुझे, बिकॉज ये टॉपिक बहुत वास्ट टॉपिक है, और इसको इतना डिटेल में करने की जरूरत भी नहीं है। जो फैक्चुअल है चीज़ें, उसे आपको समझने याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग समझेंगे कि आयनाइजेशन कांस्टेंट, सॉलिबिलिटी वगैरह। देन उसमें हम लोग अगर समय मिला तो केमिकल जो है उसको भी मैं कर लूँगा, जो केमिकल प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन जो कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में उसको भी ऐसे ही लूँगा, बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है, अगर मैं डिटेल में पढ़ाने गया तो बहुत ही वास्ट बन जाएगा। और ये है क्रैश कोर्स, तो उसको क्रैश कोर्स ही रहने देंगे पूरा लेक्चर, उसको एकदम हैक्टिक नहीं बनाएंगे। तो इसी के साथ शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप सो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्री फॉर्मुलेशन खत्म करूँ, देन वी विल स्टार्ट विथ कोलॉजी। बहुत लोग वेट कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।